वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम आद्य ऐतिहासिक काल को शुरू करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में और इतिहास के जो इंट्रोडक्शन है बेसिक सा उसे स्टार्ट किया था। तो आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेंगे। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल जो आता है, जो हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, उसमें मेनली सिंधु घाटी सभ्यता है। तो इसके फर्स्ट पार्ट को आज शुरू कर रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जानने से पहले इसकी लिपि के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि इसमें किस प्रकार की लिपि थी, किस प्रकार से लिखा जाता था। तो इसके जो नाम है ना सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के, वो अलग अलग हैं। जैसे इन्हें भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं, गोमूत्री लिपि की भी कहते हैं, ब्रुस्टोफैदन या फिर इसे ब्रुस्टोफैदस भी कहते हैं। तो ये नाम रखे गए हैं, तो किस बेस पे रखेंगे? कोई बेस तो हुआ होगा इनका। तो जैसे ये चित्र थे, तो उस समय के लोग जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो अपने भाव जो है वो चित्रों के माध्यम से रिप्रेजेंट करते थे, तो इसीलिए इसे भाव चित्रात्मक कह दिया गया। उसके अलावा ये जो लिपि है ये सर्पिलाकार लिपि ही दिखती है। जैसे ये पर्टिकुलरली थोड़ा इस शेप में इस तरह से लिखी गई लिपि होती है, तो इसीलिए इसे सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है। यानी कि जैसे एक सांप होता है वो इस तरह मूवमेंट करता है, तो इस तरह की लिपि कहते हैं। उसके अलावा इसे गोमूत्री लिपि कहा गया है। तो गोमूत्री लिपि के क्यों कहा गया कि मान लो गांव है, गांव में कोई गायें जो है वो चलती है, तो चलते चलते वो अपना बाथरूम वगैरह करती है, तो इधर उधर डोलती जाती है, तो जैसे वो सांप की जैसी शेप है वैसी शेप बनती जाती है उसके मूत्र की, तो इसलिए इसे गोमूत्री लिपि भी कह दिया गया, जिसे ब्रुस्टोफैदन या ब्रुस्टोफैदस लिपि भी कहा गया। तो ये तो इसके नाम के बारे में हो गया। अब ये लिपि जो है इसकी पहली लाइन लिखी जाती है, तो वो लिखी जाती है दाएं से बाएं की तरफ। दायां क्या होता है? राइट। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो राइट टू लेफ्ट में लिखी जाती है। फिर दूसरी लाइन जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाएगी। तो जैसे मैंने ये शेप बनाई है, तो पर्टिकुलरली इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि पहली जो लाइन मैंने रिप्रेजेंट की है वो राइट साइड से स्टार्ट हो रही है, यानी कि दाएं से स्टार्ट हो रही है, और ये जा कहाँ रही है? बाएं की तरफ। फिर दूसरी लाइन वो बाएं से स्टार्ट हो रही है और दाएं की तरफ जा रही है, यानी कि ये राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट का कंसेप्ट चल रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लिपि है ये दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखे जाने वाली लिपि थी। अब इस लिपि में बात करें तो टोटल इसमें 64 तो मूल चिन्ह हैं, और साथ ही साथ 250 से 400 तक चित्राक्षर हैं। मैंने अभी बताया कि लोग अपने भाव जो है वो चित्रों के माध्यम से बताते थे, तो जो अक्षर थे वो पर्टिकुलरली अक्षर ना होकर चित्राक्षर थे, यानी कि चित्रों को ही वो अक्षर मानते थे। तो लगभग 250 से 400 तक इस टाइम पर सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम की लिपि में चित्राक्षर थे। और इस लिपि को जो है सबसे पहली बार जो है वेडन महोदय हुए एक, उन्होंने पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने पढ़ने का प्रयास तो किया लेकिन पढ़ नहीं पाए। तो इनका ये जो प्रयास था ये असफल रहा, इनका एक असफल प्रयास था। अब इस लिपि की बात करें तो इसके जो पहले साक्ष्य हैं वो कब मिले? 1853 में मिले इस लिपि के साक्ष्य। और इस लिपि के पहले साक्ष्य जो है वो हड़प्पा का एक कब्रिस्तान हुआ, हड़प्पा का एच कब्रिस्तान था, वहाँ से इस लिपि के जो है साक्ष्य मिले। और साक्ष्य के रूप में क्या मिले? यहाँ की कुछ मोहरें मिली हैं जिस पे इस जो लिपि है उसके हमें कुछ भी साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं। तो हड़प्पा का कब्रिस्तान हुआ जिसका नाम था कब्रिस्तान एच, वहाँ से 1853 में साक्ष्य मिले हैं इस लिपि के, तो हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कहेंगे। नाम याद रखने इसके बहुत ज़रूरी हैं, और फिर पहली लाइन और दूसरी लाइन, और फिर इसे पढ़ने का जो पहला प्रयास है वो किसने किया, और ये असफल प्रयास रहा, ये भी ध्यान रखना है। तो अब जब हम सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ और सभ्यताओं के बारे में भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो पूरे वर्ल्ड में बात करें तो अब तक जो है कुल 4 सभ्यताएं जो है वो हमारे सामने आ चुकी हैं वर्ल्ड में, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र देश की है, भारत की होगी और चीन देश की होगी। ये सभ्यताएं जो है इन देशों की हमारे सामने आई हैं पूरे वर्ल्ड में। अब इसमें बात करते हैं मेसोपोटामिया की। तो ये लगभग 5000 ईसा पूर्व की बात है। तो 5000 ईसा पूर्व में जो है ये सभ्यता पाई गई थी, और ये संसार की यानी वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। अब ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि पूरे वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जा रही है अभी तक। और नदी का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। अभी कोई भी सभ्यता है
वो नदियों के सहारे ही यानी कि नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। अब भारत में भी बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर जिसे अपने कहते हैं, तो उसी नदी के किनारे तो विकसित हुई थी। तो इसीलिए अगर कोई भी सभ्यता है वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित होगी। अब मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करें तो ये दजला और फरात नदी है जिसे यूफ्रेट्स और टिगेरस कहते हैं, तो इसके किनारों पर ये सभ्यता इस देश की जो है वो विकसित हुई। फिर मिस्र देश की बात करें तो ये नील रिवर अफ्रीका में जो है वहाँ से होते हुए निकलती है, तो वहाँ पर ये विकसित हुई। भारत में बात करें सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी, तो ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई जिसे हम इंडस रिवर भी कहते हैं। और उसके अलावा चीन देश की सभ्यता की बात करें तो ये ह्वांगहो नाम की एक नदी थी जिसे पीली नदी भी कहते हैं, तो इस नदी के सहारे जो है ये विकसित हुई। अब मिस्र देश की बात कर लेते हैं, तो ये लगभग 4500 ईसा पूर्व के आसपास जो है ये सभ्यता विकसित हुई। और भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई उसका अप्रोक्सीमेट जो एरिया माना जाता है वो 3200 ईसा पूर्व का माना जाता है। यानी कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या फ़र्क है, जो जीसस हैं क्राइस्ट जीसस उनका बर्थ माना जाता है 0 ईस्वी से। तो इसके बाद के जितने भी ईयर्स है, जैसे अभी 2023 चल रहा है तो 2023, और इससे पहले के ईयर्स जो हैं वो जैसे -1 -2 में जाते हैं तो माइनस ना लिख के ईसा पूर्व लिख देते हैं। तो यहाँ पर जैसे 1000 ईसा पूर्व आ जाएगा, फिर आगे बढ़ते जाएंगे 3200 ईसा पूर्व, 4500, 5000 ईसा पूर्व। तो पहले के जो साल हैं, तो अभी तक हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की भी बात करें तो 3200 ईसा पूर्व वो हो गए और 2000 साल इधर बीत गए। तो ये काफ़ी लंबे टाइम पुरानी सभ्यता है। अब सिंधु के अतीत के बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमने शुरू की है, तो कैसे कैसे इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली, कहाँ इसकी जानकारी मिली, तो ये सारी बातें हैं। तो 1826 ईस्वी की बात है एक, जब चार्ल्स मैसन एक बंदा हुआ, उसने हड़प्पा के टीले को देखा था। अब इस बंदे ने चार्ल्स मैसन ने इस हड़प्पा के टीले को देख लिया था और 1842 में जो है उन्होंने अपना एक लेख प्रकाशित करवाया जिसमें बताया कि भारत में जो है हड़प्पा नामक जो है एक प्राचीनतम नगर है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि चार्ल्स मैसन ने इस टीले को देखा कब, हड़प्पा के टीले को 1826 में, और इसके बारे में बताया कि हड़प्पा नामक कोई प्राचीनतम नगर है भारत में, तो वो बताया 1842 में अपने एक लेख में। फिर 1851 की बात आई तो तब हुए एक अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण कर लिया। और 1856 में क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे उन्होंने हड़प्पा का मानचित्र जारी कर दिया कि हड़प्पा जो है वो इस तरह का दिखता है ऊपर से। और 1856 में इन्होंने मानचित्र जारी किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और 1861 में फिर क्या कर दिया, एक भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसकी स्थापना कर दी। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करने के लिए ही इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ये मौका दिया गया है कि हाँ आप इस चीज़ को रख लो। अब एक हमने पढ़ा मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है हमें। अब इसमें आगे बढ़ रहे हैं हम, 1856 की ही बात चल रही है। तो 1856 में फिर इस समय कराची से लाहौर तक जो है रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, और ये काम जो है दो बर्टन बंधुओं को दिया गया जिनका नाम था जॉन बर्टन, और इनके भाई थे विलियम बर्टन, इनको ये काम दे दिया गया था। अब रेल की पटरियाँ बिछ रही हैं, तो ये रेल की पटरी जैसे बिछ रही है तो इनके बीच में इनको सपोर्ट देने के लिए कोई पत्थर या नीचे ईंटें वगैरह कुछ सपोर्ट लगाई जाती थी पहले के टाइम में, अब भी लगाई जाती है। और बीच में जैसे हम देखते हैं कुछ पत्थर वगैरह जो ग्रिट वगैरह होती है वो रखी होती है इनमें। तो ये सपोर्टर्स जो थे ना, नीचे पटरी के नीचे लगाने वाले सपोर्टर्स थे, ये ख़त्म हो गए। तो ये बंधु थे, ये बर्टन बंधु यानी कि जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, इन्होंने अपने वर्कर्स को कह दिया कि आप जाओ, वहाँ पर वो जगह दिख रही है एक, तो उस जगह से ना ईंटें लेकर आओ। अब ये जो जगह थी जहाँ से ईंटें लाने के लिए बर्टन बंधुओं ने कहा था, वो जगह थी हड़प्पा। तो इन दोनों के आदेश से ही हड़प्पा से पहली बार ईंटें निकाली गई। अब जब इन्होंने ईंटें निकाली तब ये नहीं जानते थे कि ये आगे आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ी सभ्यता के नाम से जाना जाएगा ये एरिया, या उस सभ्यता का पार्ट है ये। इन्होंने तो बस अपनी ईंटें निकाली और अपना काम शुरू कर दिया। तो इसमें भी ये एक पार्ट इनका इम्पोर्टेंट रहता है कि जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी
तब वहाँ हड़प्पा के टीले से इनटेक इन्होंने निकलवाई। तो बर्टन बंधुओं ने, यानी कि जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, इनके आदेश से ही वहाँ से ईंटें निकाली गई थी। अब हड़प्पा की बात है तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, जिस पे हम आगे भी बात करेंगे। अब भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। अब लॉर्ड डलहौजी जो है उस टाइम पर यहाँ पर इंडिया में काम कर रहे थे। इनका जो वर्क पीरियड है 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा था, और इन्हें भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। और भारत में पहली रेल जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? 1853 में चली, ये याद रखना है। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। और ये बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी, टोटल 33 किलोमीटर तक। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। 1899 से 1905 तक बात करें तो इस काल में जो है लॉर्ड कर्जन जो है वो गवर्नर जनरल बने और वायसराय भी बने। कब? 1899 से 1905 तक। और इन्हीं के टाइम पर ही 1904 में भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। इन्होंने ये स्थापना करवाई थी। पहले हमने क्या पढ़ा? 1856 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, और वो किसने करवाई? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये है भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग 1904 में। और ये करवाई किसने इसकी स्थापना? तो लॉर्ड कर्जन जो है उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। ये वही लॉर्ड कर्जन है जो आगे जाके बंगाल का विभाजन भी करते हैं 1905 में। अब भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये अगर सर्वेक्षण विभाग बना है तो इसका कोई निदेशक भी तो बनाया जाएगा। तो इसका जो है पहला निदेशक बनाया गया। प्रथम निदेशक की बात करें, पहला महानिदेशक, तो ये बनाया गया जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल को इसका जो है पहला महानिदेशक बनाया गया। और जब ये विभाग बन गया तो विभाग बने तो कोई ना कोई काम भी तो करेगा ना। अब इसको काम क्या दिया गया कि भारत में जितनी भी पुरानी इमारतें हो गई, नगर हो गए, उन सभी का सर्वेक्षण करना है और जितना भी हो सके उनका संरक्षण करना है, उन्हें बचा के रखना है, प्रोटेक्ट रखना है उन्हें। यानी कि उनके बारे में खोजो और कोई निकलता है ऐसा कुछ तो उसका सर्वेक्षण करो और उसका संरक्षण भी करो। तो ये काम इस सर्वेक्षण विभाग को दिया गया। तो जॉन मार्शल इसके महानिदेशक बने। तो जॉन मार्शल ने क्या किया, फिर 5 लोगों की एक टीम बना ली। अब वो 5 लोग कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी हुए, राखल दास बनर्जी हुए, माधव स्वरूप वत्स हुए, मार्टिन व्हीलर हुए और अर्नेस्ट मैके। ये 5 लोगों की टीम जॉन मार्शल ने बना दी। और इन सभी को जॉन मार्शल ने काम दे दिया कि आप सभी जाओ और इंडिया में जितने भी पुराने नगर हैं, पुरानी इमारतें, किले हैं, उन सब को जाकर खोजो कि कोई किला वगैरह क्या क्या यहाँ पर मिलता है। तो ये खोजते रहे फिर। और 1921 की बात आ गई। 1921 में क्या हुआ? सबसे पहले दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में जो है रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज की। तो हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। और खोज की किसने? दयाराम साहनी ने। हमने पहले पढ़ा था कि 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले को देखा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया और 1856 में उसका मानचित्र जारी किया। लेकिन इसकी जो खोज है, इसकी जो डीपली खोज की गई वो 1921 में की गई। और की किसने? दयाराम साहनी ने। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पा टीले की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की खोज? ये 1921 में। अब ये हड़प्पा नगर है, ये कौन सी नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। तो हड़प्पा से हरा याद रहना चाहिए हमें। ह से हड़प्पा, रा से रावी। तो हड़प्पा हरा होता है। हड़प्पा हरा करेंगे तो हमें इसकी नदी भी याद रहेगी कि कौन सी नदी के किनारे है हड़प्पा नगर? तो रावी नदी। तो हड़प्पा हरा होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अब हड़प्पा की खोज हो गई तो ये सभ्यता विकसित होनी शुरू होगी कि हाँ इस टाइम पर ये सभ्यता रही होगी, इसके बारे में फिर जानकारी निकाली गई पूरी। तो इसके नामकरण की बात आ गई फिर। तो सबसे पहले इसको नाम दे दिया गया सिंधु सभ्यता। और ये नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने दिया। क्यों दिया जॉन मार्शल ने ये नाम? क्योंकि जॉन मार्शल के अंडर ही तो दयाराम साहनी काम कर रहे थे, उन्हीं के ऑर्डर पे तो इन्होंने जो सर्चिंग है अपनी शुरू की थी। तो महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल।
तो ये जो सिंधु सभ्यता है इसका निदेशक जो है वो जॉन मार्शल को माना जाता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो जॉन मार्शल जो है इन्हें सिंधु सभ्यता का निदेशक भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का निदेशक जॉन मार्शल को कहा जाता है। अब सिंधु सभ्यता की खोज तो होगी, तो लोगों के सामने ये नाम 1932 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ द लंदन वीकली, उसमें प्रकाशित करवाया गया। अब ये नाम रखा किसने? जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता नाम रखा। और लोगों के नाम सामने ये नाम कब आया? 1932 में। किसके थ्रू आया? एक साप्ताहिक, एक वीकली न्यूज़पेपर आता था जिसका नाम था द लंदन वीकली। उसमें ये नाम लिखवाया गया कि हाँ, भारत में एक सभ्यता है जिसका नाम क्या रखा गया है? सिंधु सभ्यता। अब उसके बाद इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा? तो ये नाम रखा डॉक्टर रफ़ीक मुग़ल ने। डॉक्टर रफ़ीक मुग़ल ने ये नाम क्यों दिया? ये हमारे डिवाइडेशन की बात है, इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हो गया, डिवाइडेशन हो गया। उसके बाद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि ये सभ्यता जो है, इस सभ्यता के स्थल तो इंडिया में भी हैं, यानी कि इंडिया में भी इसके स्थल मिले हैं काफ़ी, और पाकिस्तान से ज़्यादा स्थल मिले हैं। लेकिन ये सिंधु नदी जो है ये ज़्यादा पाकिस्तान में है, इसका पानी भी ज़्यादा पाकिस्तान को मिल रहा है। तो फिर इस सभ्यता का नाम पाकिस्तान में जाने वाली नदी के नाम पे क्यों रखा जा रहा है? तो लोगों ने इसका विरोध किया। तो डॉक्टर रफ़ीक मुग़ल हुए, उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया और सिंधु सभ्यता से नाम क्या कर दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। फिर थोड़े साल बीत गए, फिर कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि ये तो घाटी वर्ड ही लगाया और किया क्या है, नाम तो अभी भी वही जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो फिर किसी ने फिर दिमाग लगाया और फिर इसका नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। अब इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? ये ध्यान रखना है हमें कि ये वर्तमान में प्रचलित नाम है और ये प्रथम उत्खनन क्षेत्र के आधार पर यह नाम रखा गया। मतलब जो पहला नगर खोजा गया इस जगह का, इस सभ्यता का, तो उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम रख दिया गया कि चलो ये सबसे पहला नगर मिला था इस सभ्यता में, तो इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम रख देते हैं। तो इसका नाम फिर क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई 1921 में इस सभ्यता में। और ये खोज की किसने थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। रावी नदी के तट पर हड़प्पा है। अब इसके विस्तार की बात कर लें तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा, ये नाम का ध्यान रखना है, जो जॉन मार्शल ने ये नाम दिया था ये लगभग 1924-25 के आसपास ये नाम दिया था और 1932 में इसका न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग हुई थी कि ये द लंदन वीकली में एक प्रिंटिंग हुई कि ये सभ्यता है, यहाँ पर इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया है। अब इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार टोटल 3 देशों में है। एक तो भारत हो गया, एक पाकिस्तान हो गया और एक अफ़गानिस्तान हो गया। अफ़गानिस्तान हिंदू कुश पर्वत वाला एरिया पार्ट। अब भारत में इसके सबसे ज़्यादा विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया जो इस सभ्यता का कवर होता है वो भारत में ही होता है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? भारत में। एवं सर्वाधिक स्थल भी जो हैं वो भारत में ही है इसके, सिंधु घाटी सभ्यता के। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम स्थल जो है और सबसे कम विस्तार जो है वो कौन सी जगह पर है? तो वो अफ़गानिस्तान में है। अब सर्वाधिक विस्तार है तो सर्वाधिक विस्तार और सर्वाधिक स्थल की बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक स्थल भारत में कहाँ पर मिले हैं? तो ये मिले हैं गुजरात में। मतलब गुजरात में अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए हैं इंडिया के अकॉर्डिंग। और अफ़गानिस्तान में सबसे कम स्थल है और यहाँ पर ये टोटल 2 ही जगह हैं। अब 2 जगहों के नाम क्या है? एक तो है मुंडीगौक और एक है शॉर्ट गोई या शॉर्ट गुई भी कह सकते हैं इसे। तो मुंडीगौक और शॉर्ट गोई जो हैं अफ़गानिस्तान में टोटल 2 ही प्लेस मिले हैं और इन दोनों प्लेस के अकॉर्डिंग ही माना जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो मुंडीगौक और शॉर्ट गोई ही माने जाते हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे। अब इंडिया में हमने देख लिया है कि इंडिया में इसके सर्वाधिक स्थल कहाँ पर है? गुजरात में। और अफ़गानिस्तान में 2 ही जगह है जो सबसे कम स्थल है, मुंडीगौक और शॉर्ट गोई। अब इंडिया के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि भारत में जो है सिंधु का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो मान लीजिए ये इंडिया का उत्तरतम बिंदु है जहाँ पर इसका जो उत्तरतम स्थल मिला है तो यह है मांडा नाम की जगह है जो कि अखनूर ज़िले में है। अखनूर ज़िला है
जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पर जो है मांडा जो जगह है वहाँ पर एक स्थल मिला है जो भारत में सिंधु का विस्तार का उत्तरतम बिंदु माना जाता है। और वहीं हम दक्षिण बिंदु की बात करें तो दैमाबाद है, और ये दैमाबाद कहाँ पर है? अहमदनगर ज़िला, अहमदनगर ज़िला है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में एक जगह है दैमाबाद, वहाँ से ये दक्षिणतम बिंदु मिलता है इस सभ्यता का। अब ये जो मांडा नाम की जगह है अखनूर ज़िला, ये कहाँ पर है? तो ये चेनाब नदी के किनारे है, ये भी हमें ध्यान रखना है, चेनाब नदी के किनारे, क्योंकि नदियों का रोल इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें, हमें ध्यान रखना है। अगर हम फिर मांडा के संदर्भ में बात करें तो दैमाबाद के संदर्भ में भी बात करनी चाहिए। तो दैमाबाद जो है वो प्रवरा नदी है एक, उसके किनारे है, और प्रवरा नदी वही है जो गोदावरी की सहायक नदी है, महाराष्ट्र से होते हुए निकलती है। अब इधर हम बात कर रहे हैं पूर्व में, तो पूर्व में आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर जो है मेरठ ज़िला है, मेरठ नाम का, यूपी के अंदर। यहाँ पर जो है इसका पूर्व बिंदु है, और ये हिंडन नदी के किनारे है, ये भी हमें ध्यान रखना है। हिंडन नदी है एक, उसके किनारे पर है। और फिर सूत कांगडोर की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पर इसका पश्चिमी बिंदु मिलता है। और ये जो है एक दाश्त नाम की नदी है, दाश्क, या जिसे हम दश्त नदी भी कहते हैं, उसके किनारे पर ये नगर बसा हुआ है। सूत कांगडोर जो जगह है वो यहाँ पर है। तो ये हमें इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि भारत में जो है सिंधु सभ्यता है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो उत्तर में तो मांडा नाम की जगह है अखनूर ज़िले में, जम्मू कश्मीर से, और ये दक्षिण में है दैमाबाद तक, अहमदनगर ज़िला महाराष्ट्र के अंदर। फिर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ यूपी से, पश्चिम में सूत कांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक है। ये आगे बढ़ रहे हैं अब। तो ये संपूर्ण सिंधु सभ्यता जो है उसका उत्तरतम बिंदु कौन सा माना जाता है? अभी तो हमने भारत के संदर्भ में सिंधु सभ्यता को पढ़ा कि भारत के संदर्भ में जो है सिंधु का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो वो मांडा नाम की जगह थी। लेकिन पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता का उत्तरतम बिंदु यानी कि जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो कौन सा है, तो वो है मुंडीगौक और शॉर्तगोई, जो अफ़गानिस्तान में है। पर्टिकुलर ये दो ही जगह मिली हैं अफ़गानिस्तान में। अब सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो वो कितनी है, तो 1400 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात करें तो वो कितनी है, 1600 किलोमीटर। अब उत्तर से दक्षिण कितनी होगी, 1400 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम होगी 1600 किलोमीटर। वैसे यहाँ पर मुझे बनाना नहीं चाहिए था ये तो भारत के संदर्भ में है, यहाँ पर हम अलग से बना लेते हैं एक। तो मान लीजिए ये पूरी सिंधु सभ्यता है, तो इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई होगी 1400 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम लंबाई होगी 1600 किलोमीटर। तो ये पूरी की पूरी सैंधव सभ्यता सिंधु सभ्यता के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं सैंधव सभ्यता, तो इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कोई भी एरिया होगा तो वो स्क्वायर में होगा, वर्ग में होगा, तो 12,99,600 किलोमीटर सैंधव सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल है। लेकिन हाल ही में इसमें कुछ और जगहें जो हैं मिल रही हैं, यानी कि नई जगह मिल रही है, क्योंकि खोज अभी भी जारी चल रही है। तो इस वजह से वर्तमान में जो है इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है, और बढ़ के ये क्षेत्रफल जो है वो कितना हो गया, तो अभी वर्तमान में इसका क्षेत्रफल जो है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। कहाँ 13 लाख और कहाँ 16 लाख, यानी कि 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बढ़ गया, यानी कि काफ़ी नई जगहें जो हैं वो मिली हैं। तो इसके आकार की बात करेंगे तो सैंधव सभ्यता जो है उसका पहले तो आकार था त्रिभुजाकार, यानी कि एक ट्रायंगुलर शेप में पहले सभ्यता मिल रही थी हमें। लेकिन अब जैसे जैसे नई जगहें और मिल रही हैं तो वर्तमान में इसका आकार एक विषम कोणीय चतुर्भुज के समान हो गया है। एक विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इसका आकार जो है अभी हाल ही में माना जाता है। अब हाल ही में इसमें कुछ स्थल मिले हैं, तो गुजरात में हाल ही में रिसेंटली एक स्थल मिला है जिसका नाम है करीमशाही, और थार के मरुस्थल राजस्थान में या फिर गुजरात के एरिया में ही वेंगीकोट नाम की एक जगह मिली है जो कि इस स्थल के पार्ट माने जाते हैं।
और यहाँ से कुछ ऐसे भी साक्ष्य, ऐसे भी प्रूफ मिले हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि इस सभ्यता का जो पतन है वो किस वजह से हुआ, जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सभ्यता का विनाश हुआ होगा, ये सभ्यता ख़त्म हुई होगी, ऐसा भी हम मान सकते हैं। ऐसे भी हमारे पास कुछ प्रूफ मिले हैं। और राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में एक जगह है कालीबंगा, जिसे डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा है, जिसके बारे में हम अगली आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। यानी कि आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। आने वाली वीडियोस में हम इसको कंप्लीट भी करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को, हमारे रेगुलर टॉपिक चलेंगे। तो इसकी जो PDF है वो आपको सॉल्यूशन हब जीके नाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आप ये चैनल सर्च कर सकते हैं, जिस पर आपको इसकी PDF जो है वो रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।